जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट लेते हैं जी लीज का अगला पार्ट। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज डीलर और मैन्युफैक्चरर लेसन। डीलर और मैन्युफैक्चरर लेसन। अच्छा, इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है? नॉर्मल लेसन और मैन्युफैक्चरर लेसन में या डीलर लेसन, ये एक ही कैटेगरी में फॉल करेंगे। समटाइम कंपनीज जो है, कोई भी लीजिंग कंपनीज खुद वो चीजें प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बल्कि लीजिंग का बिजनेस कर रही होती है। If any person intend to buy any asset, whether it is a car, whether it is a machine, whether it is another asset, तो वो लीजिंग कंपनी उनको वो एसेट प्रोवाइड करती है, यानी वो बाय करती है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द एसेट टू लेसी। ये नॉर्मल लेसर है। बट हु इज द डीलर लेसर? डीलर लेसर या मैन्युफैक्चरर लेसर वो है जो कि या ट्रेडिंग कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर है और साथ में लीज पे भी दे रहा है, वो सेल भी करता है और लीज पे भी देता है। या मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोड्यूस भी करता है और सेल भी करता है और लीज पर भी दे रहा है। बहुत सी कंपनीज आजकल जो है वो डायरेक्टली लीज भी करती है, जैसे सिंगर की सबसे बड़ी एग्जांपल है। सिंगर कंपनी जो है वो डीलर है पाकिस्तान में और इसके अलावा वो लीजिंग पर भी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। तो उनको हम नाम देते हैं मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर। अच्छा, मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर के बेसिकली दो प्रॉफिट्स होते हैं, एक प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट्स, पहला प्रॉफिट जो वो अर्न करते हैं वो थ्रू सेल्स है, जिसको आउटराइट सेल्स का नाम देते हैं। यानी अगर ये सेल करते हैं, कोई कस्टमर कैश पे लेने आता है तो उसको सेल करते हैं, वहां से प्रॉफिट अर्न करते हैं। दूसरा, एक पर्सन जब आपको आता है लीज पर लेने के लिए, तो जब लीज पर एसेट दिया जाता है तो वो सेल का प्रॉफिट भी अर्न करते हैं और इसके अलावा फाइनेंस इनकम भी अर्न करते हैं, इंटरेस्ट इनकम। यानी ये दो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को फर्दर इलेबोरेट करने के लिए मैं ये कहता हूं जी कि एक डीलर लेसर है, उसने गुड्स बाय की हैं, एक एसेट बाय किया है 600,000 रुपीज का। अच्छा, अब यकीनी बात है ये डीलर है, ये सेल करता है, नॉर्मली सेल करता है 650 में, यानी 50,000 इसका प्रॉफिट है। लेकिन अगर कोई कंपनी लीज पर लेने आती है, यानी कोई भी पर्सन या कंपनी लीज पर उससे बाय करती है, तो लीज ये कर रहा है 750 पर, और अज्यूम करते हैं कि लीज इज फॉर 4 इयर्स। तो इसका मतलब है कि उसने टोटल जो प्रॉफिट अर्न किया है वो लीज पर 600 से 750, विच इज इक्वल टू 150,000 का उसका टोटल प्रॉफिट है। अब ये जो प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है, इस प्रॉफिट के दो पार्ट कंसीडर होंगे। एक वो प्रॉफिट है जो उसकी सेल से रिलेटेड है, यानी बेशक लीज पे भी किया है, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं और फाइनेंस रूल, लीज रूल के मुताबिक अब ये हमारा एसेट नहीं रहा, तो लिहाजा 50,000 का एक प्रॉफिट जनरेट किया उसने। और दूसरा प्रॉफिट जो जनरेट करेगा वो 650 और 750 का डिफरेंस 100,000, जिसको हम फाइनेंस इनकम कहते हैं। यानी ये इसने दो प्रॉफिट अर्न किए। ये बिल्कुल वही शेप मैंने बना दी जो मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये याद रखिएगा कि जितना भी आउटराइट सेल्स का जो प्रॉफिट होता है वो उसी दिन रिकॉर्ड हो जाता है व्हेन द रिस्क एंड रिवॉर्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड टू लेसी, ऑन स्पॉट जिसको कहते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर टू लेसी। जिस दिन लेसी को रिस्क एंड रिवॉर्ड आप ट्रांसफर कर देते हैं, उसी दिन आपका एक प्रॉफिट आ जाता है, उस प्रॉफिट को आप रिकॉर्ड करते हैं। और जो फाइनेंस इनकम है, जो अभी एग्जांपल में मैंने 100,000 की आपको दी, ये किसी एक साल का प्रॉफिट नहीं है। ये अगर 4 साल की लीज है फॉर एग्जांपल, तो ये 4 साल का प्रॉफिट कंसीडर होगा। तो इसको हम ओवर द लीज पीरियड रिकॉर्ड करते हैं, ओवर द लीज पीरियड।
अच्छा, अब यहाँ पर मैं पहले थोड़ी सी आपसे एंट्री डिस्कस करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। जो नॉर्मल एंट्री होती है इनिशियल रिकॉग्निशन पर, इन द केस ऑफ लेसर, जो हम पढ़ चुके हैं, कल पढ़ा था हमने, इन द केस ऑफ लेसर हम डेबिट करते हैं NIL यानी लीज रिसीवेबल, कि इतनी अमाउंट रिसीव करनी है, और इसके केस क्रेडिट कर देते हैं आप एसेट को, या क्रेडिट कर देते हैं कैश को, ये कल हमने पढ़ा। लेकिन इन केस ऑफ डीलर लेसर, अब चूंकि मैंने 2 प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करने हैं तो मुझे 2 एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। पहली एंट्री मैं लीज रिसीवेबल ही रिकॉर्ड करूंगा, NIL डेबिट करूंगा और सेल्स क्रेडिट करूंगा। ये पहली एंट्री आ जाएगी। यहां पर एसेट क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि ये डीलर है, और डीलर जो भी गुड्स खरीद रहा है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि उसने उसको सेल करना है। जब उसने उस चीज को सेल करना है तो वो उसकी इन्वेंट्री होगी, तो वो बेसिकली इन्वेंट्री सेल कर रहा है, जैसे नॉर्मली आप सेल करते हो। साथ ही आप दूसरी एंट्री पास करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ये इनिशियली जब मैं 2 एंट्रीज पास करूंगा, इन्वेंट्री मेरी बुक से आउट हो गई, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स का वो मेरा प्रॉफिट हो गया। ये वो प्रॉफिट है जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 50,000। और फिर NIL को हमने रिसीवेबल को डेबिट किया, फिर सब्सिक्वेंटली हम फाइनेंस इनकम रिकॉर्ड करते चले जाते हैं, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था, उसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डीलर लेसर के केस में इनिशियल एंट्री में डिफरेंस क्रिएट होगा। अब यहाँ एक एंट्री नहीं होगी, लेसर के केस में सिर्फ एक एंट्री की थी, और डीलर लेसर के केस में 2 एंट्रीज होंगी। ये 2 एंट्रीज आप पास करोगे। अच्छा, अब आइएगा यहां से आगे जो सबसे अहम चीज है, डीलर लेसर समटाइम कोट आर्टिफिशियल रेट। अच्छा, आर्टिफिशियल रेट क्या है? जहां पर वो मार्केट में, ये स्टैंडर्ड में वर्ड यूज किया उसने, जहां मार्केट में वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ अट्रैक्ट का वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, एक लोअर मार्केट रेट ऑफर करता है। जी हम मार्केट में लोग 12% पे हम लीज पे दे रहे हैं, हम 10% पे दे रहे हैं। सो वो क्या करता है कि सम टाइम वो आर्टिफिशियल लो रेट कोट कर रहा होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल लो रेट वो कोट कर रहा होता है। मैं जरा इसको पहले थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, नॉर्मली जो मार्केट नॉर्म्स हैं वो क्या है? मार्केट नॉर्म्स हैं, ये वैल्यूज में को कैलकुलेट नहीं कर रहा, प्लीज सिर्फ समझाने के लिए वैल्यू है। एक एसेट है, उसने खरीदा है, मैं छोटी सी वैल्यू ले लेता हूँ 50,000 की। नॉर्मली वो सेल करता है 60,000 में, यानी 10,000 का प्रॉफिट होता है, और लीज करता है 3 इयर्स की लीज अगर है 75,000। अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर जो नॉर्मल मार्केट रेट चल रहा है वो आपका 10%। ठीक है। अच्छा, अब वो करता क्या है? जो आपका डीलर लेसर है वो क्या कर सकता है? वो ये कहता है जी कि हम, वो मार्केट में ये शो करता है जी कि वी आर चार्जिंग 9% रेट, आर्टिफिशियल लो रेट। अब वर्ड लो रेट नहीं है, सिर्फ आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? वो अमाउंट उतनी ही ले रहा है, ये कम नहीं कर रहा। लीज पर 75 ही ले रहा है, लेकिन अब लोगों को ये शो कर रहा है कि जी हम आपकी कैलकुलेशन 9% पे कर रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द लीज कैलकुलेशन। ठीक है, अब हम लोग तो फाइनेंस के पीपल है, हम शायद चेक भी कर सकें, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आइडिया होगा। अब ये करता क्या है? जब 9% पे वो उनको स्केड्यूल देगा, तो इसकी जब डिस्काउंटिंग करेगी
करेंगे तो अगर 10% पे डिस्काउंट करता हूं तो 60% अमाउंट आती है, तो 9% पे डिस्काउंट करूंगा तो अमाउंट ज्यादा आएगी, सपोज ये 62,000 बन जाती है। अब देखें उसने किया क्या इसकी वजह से। नॉर्मली प्रॉफिट कितना आता है सेल के वक्त, नॉर्मल प्रॉफिट मेरा कितना है 10,000, और आर्टिफिशियल लो रेट की वजह से उसका प्रॉफिट कितना आया 12,000, यानी उसने अपने प्रॉफिट को ओवरस्टेट कर लिया। एंड द ओवरस्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इज मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। इसलिए स्टैंडर्ड हमें एक गाइडलाइन देता है, ये सिर्फ डीलर और मैन्युफैक्चरर लेसर के केस में और किसी केस में नहीं। वो ये कहते हैं कि जहां आर्टिफिशियल लो रेट आ जाए वहां पर आप जो कैलकुलेशन करोगे वो मार्केट रेट पे करोगे। अब इसको सम अप करूं मैं, एग्जामिनेशन में आपको रेट इम्प्लिसिट इन द लीज देता है, रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, और साथ में मार्केट रेट भी देता है डीलर लेसर के केस में। तो आप किसको प्रेफर करोगे? आप हमेशा याद रखिएगा कि वी विल प्रेफर मार्केट रेट, वी विल प्रेफर मार्केट रेट, क्योंकि इसके अंदर चांसेस हो सकता है कि वो मैनिपुलेशन कर रहा हो। अगर ये दोनों रेट दिए हो तो आपने मार्केट रेट भी लेना है। इससे पहले हम ये पढ़ते आए हैं, चाहे लेसी का केस हो या लेसर का केस हो, अगर आपको रेट इम्प्लिसिट इन लीज दिया होगा आपने उसको प्रेफर करना है। लेकिन डीलर लेसर के केस में रेट इम्प्लिसिट आपने प्रेफर नहीं करना, आपने प्रेफरेंस देनी है मार्केट रेट को। हाँ, जिस क्वेश्चन में मार्केट रेट गिवन नहीं है, इसका मतलब है कि वो मार्केट रेट इम्प्लिसिट इन लीज के इक्वल है, फिर आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये पॉइंट क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे, या भी मैंने सिर्फ आपसे डिस्कशन मोड में लेकर आया ताकि इसको आप जेन में रखिएगा। आर्टिफिशियल लो रेट। अच्छा, अब आइएगा नेक्स्ट। अब मैं आता हूं जी, ये जो 4 एंट्रीज पास की हैं इसमें 4 अमाउंट आ रही है। सबसे पहले मैं इसकी डिस्कशन कर रहा हूं, सेल, रिकॉग्निशन ऑफ सेल्स। सेल्स कितने पे रिकॉग्नाइज होगी? किस अमाउंट पर रिकॉग्नाइज होगी? इसके लिए स्टैंडर्ड हमें गाइडलाइंस देता है, द सेल्स शैल बी रिकॉग्नाइज्ड at lower of number 1 fair value of asset, number 2 present value of lease receivables, present value of lease receivables। इनमें से जो दो कम अमाउंट होगी आप उसको सेल्स को रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। नंबर 2 कॉस्ट ऑफ सेल्स, recognition of cost, recognition of cost। नॉर्मली कॉस्ट किस पे रिकॉर्ड होगी? इट शैल बी रिकॉर्डेड at historical cost, historical cost। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन माइंड में रखिएगा, इफ अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू इज गिवन। अगर आपको कहीं पर अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू दे दे क्वेश्चन में, then cost of sales shall be recognized
एट कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अब इसकी लॉजिक जरा समझते हैं। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल होनी तो कॉस्ट पे चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है। एक चीज मैंने 100 रुपीज की खरीदी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट बन गई, जब मैं इसको सेल करूंगा तो सीजीएस मेरी वो 100 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्यों माइनस हो रही है? क्योंकि ये लेसर को रिकवर हो रही है। जो चीज रिकवर हो जाए वो कॉस्ट नहीं होती। यानी मैं 2 साल के लिए लीज पर देता हूँ और एसेट मेरे पास वापस आता है, और उसके बाद अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू मुझे मिल सकती है उस एसेट पर। जितनी एसेट पर अनगारंटीड रेजिडुअल मिल जाएगी वो मेरी कॉस्ट नहीं रहेगी। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू पे उसको लाके आप कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आपने रिकग्निशन आज करनी है, आपने 2 साल बाद नहीं करनी। तो लिहाजा कॉस्ट में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू लेस करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, अगर अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अगर नहीं गिवन तो फिर तो बड़ी सिंपल है, आप इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करोगे। अच्छा, अब आइएगा नंबर 3, NIL, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। अब नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रिसीवेबल्स, लीज पेमेंट रिसीवेबल्स। लेकिन यहां याद रखिएगा जो मैंने सेल्स में लिखा ना, इसमें एक फर्क आता है। यहां लीज रिसीवेबल का मतलब है रेंटल्स, यानी इसमें अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू अगर गिवन होगी वो शामिल नहीं होगी, लेकिन इसमें शामिल होगी। यानी यहां मैं क्लियरली लिख देता हूं, इंक्लूडिंग अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है। अब नंबर 4, अब ये मैं चारों को लिंक करना है, जरा ध्यान से देखना है आपने। नंबर 4 इज अ वेरी सिंपल, इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री का एक ही रूल है, चूंकि इस पे IS2 लगता है, इन्वेंट्री शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट। ये तो आपकी होगी ही किस पर? कॉस्ट पर। जब मैंने चारों चीजें डिस्कस कर ली, तो चारों को कंपैरिजन करते हैं। मैं 1 और 3 का कंपैरिजन करता हूं। अगर अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू नहीं गिवन, जरा मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनना है, गिवन नहीं है तो फिर तो अनगारंटीड है ही नहीं। तो यहां से जो लोअर अमाउंट ले रहे हैं सेल की और NIL की, क्योंकि इसमें ये है ही नहीं, ये दोनों इक्वल होंगी, यानी ये ऑटोमेटिकली डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह दूसरी एंट्री में देखें 2 और 4, अगर अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, ये भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो रहा है और ये भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो रहा है, यानी इसमें भी डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगी। अब आइएगा, अगर अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू गिवन है तो उस सूरत में यहां पर अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू शामिल नहीं है, ये सिर्फ रेंटल्स है, और यहां पर शामिल है। इसका मतलब इसकी डेबिट और इसकी क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आएगी। आगे चलिए, दूसरी एंट्री में कॉस्ट ऑफ सेल और इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल किस पे रिकॉर्ड होगी? इफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज गिवन, कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। और इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होगी? कॉस्ट पे। तो यानी इसका भी डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आएगी। तो इसलिए इसको हम करते क्या है, ज्यादा आसान तरीका क्या है, इफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज गिवन, तो हम इस इनिशियल एंट्री को कंबाइन कर लेते हैं। यानी मैं NIL भी डेबिट करूंगा, लीज रिसीवेबल भी, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ सेल्स भी डेबिट करूंगा, इसके अलावा सेल्स क्रेडिट करूंगा,
और इन्वेंट्री क्रेडिट। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर देते हैं। अब इसमें होगा क्या, एक्चुअली इसका और डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस आ रहा है और इसका जो डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है। यहाँ पर क्रेडिट साइड कम होती है, डेबिट ज्यादा होती है, यहाँ डेबिट कम होती है, क्रेडिट ज्यादा होती है, और विद सेम अमाउंट, और वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, जब ये दोनों अमाउंट आपकी सेम हो जाएंगी तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट जो है वो यही होगा कि आपकी दोनों, ये जब कंबाइन करूंगा एंट्री तो ये दोनों इक्वल हो जाए। अच्छा, अब आइएगा आखिरी चीज इसमें, आईडीसी, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। ये छोटा सा पॉइंट है इसलिए मैं यहां लिखा आईडीसी। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हम पढ़ चुके हैं। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो बेसिकली आप निगोशिएशन जब आप कर रहे होते हो लीज पर, लेसर पे को पे करने को। डीलर लेसर के केस में हमेशा याद रखना है, आईडीसी शैल बी चार्ज्ड एज एक्सपेंस, जबकि लेसर के केस में ऐसा नहीं होता। लेसर के केस में हम इसको ऐड करते हैं लीज रिसीवेबल में, एनआईएल में बाकायदा हम उसको ऐड करते हैं। यहां पर हम इसको चार्ज करेंगे एज एन एक्सपेंस। ये ओवरऑल मैंने डीलर लेसर के मुताबिक सारा ओवरव्यू दिया। अब थोड़ी सी हम छोटी छोटी पहले एग्जांपल करेंगे, फिर प्रॉपर क्वेश्चंस में आएंगे। तो इसमें आपकी बुक में चलते हैं हम, और पेज नंबर है जी आपका 5। ये एक छोटी सी एग्जांपल पहले देखिए। यहां तक, मुल्तान मोटर्स इज अ कार डीलर, इट सेल्स cars and offer a certain model for sales by lease. Price of car in the cash sale 2 million, cost of car 1.5 million, यानी 1.5 million में वो खरीदता है और कैश पे वो सेल करता है 2 million में। फाइनेंस ऑप्शन ये है, एनुअल रेंट वो ले रहा है 804,230, लीज टर्म है 3 years, इंटरेस्ट रेट है 10%, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू है nil। ठीक है, और लेसर कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द लीज जो है, जिसको आईटीसी कहेंगे, वो 20,000। पहली चीज तो आपने इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, फर्स्ट थिंग, इस क्वेश्चन के अंदर क्या किसी किस्म का कोई अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू गिवन है? आंसर इज नो। एक्चुअली ये दो एग्जांपल इस तरह लूंगा, एक में अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होगी और एक में अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो जरा अब इस क्वेश्चन को हम जरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, डीलर लेसर के केस में सबसे पहली कैलकुलेशन क्या करनी है, यहां हम जर्नल एंट्रीज के लिए जगह छोड़ते हैं, जर्नल एंट्रीज। और ये एग्जांपल है हमारे एग्जांपल 20। यहाँ डेट लगा देंगे और यहाँ पर पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर डेबिट अमाउंट और यहाँ क्रेडिट। तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह प्रेजेंट, क्योंकि मैंने जब रिकॉग्नाइज करना है तो लोअर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है।
तो सबसे पहले तो आप कैलकुलेट कीजिएगा इसमें वर्किंग वन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। अब इसके लिए फार्मूला आपके पास है, और फार्मूला क्या था, 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस है डिवाइडेड बाय 0 यानी आई, और इसको आर से मल्टीप्लाई कर दें, चूंकि ये नहीं लिखा हुआ तो एरिया लेके सॉल्व कर लें। तो जरा कैलकुलेट कीजिएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा इसका, आर, आर देखिएगा कितना है, रेगुलर पेमेंट 804,230, 804,230 इंटू 1 माइनस इंटरेस्ट रेट है 10%, 1.10 रेज टू पावर 3 years माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.10। जरा प्लीज इसको कैलकुलेट कीजिएगा, मेरे पास आज कैलकुलेटर नहीं है, जरा कैलकुलेट कीजिएगा। $2 million। 2 मिलियन, यानी ये 2 मिलियन आ गई। ठीक है जी। अब मेरे देखिएगा कि सेल कितने में कर रहे हैं, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट भी 2 मिलियन है। तो हमारा कॉन्सेप्ट लोअर का है, तो ये चूंकि दोनों इक्वल है तो हम 2 मिलियन पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अब यहाँ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं है। डेट क्या है लीज की, डेट नहीं दी हुई, तो मैं इसको यानी स्टार्ट ऑफ ईयर लिखता हूं, स्टार्ट ऑफ Y1 ईयर 1। अब मैं डेबिट किसे करूंगा, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, इन लीज, और क्रेडिट किसे करूंगा, सेल्स को। और कितनी अमाउंट से, दोनों 2 मिलियन है, 2 मिलियन से, यानी दोनों से मतलब है कि हमने इसको रिकॉर्ड करना है लोअर पर। ये चीज मैं यहां स्पेसिफाई भी कर रहा हूं, यानी लोअर ऑफ 2 थिंग्स, कौन कौन सी, नंबर 1 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, और नंबर 2 इज द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। अगर आप इसको गौर से देखें तो दोनों 2 मिलियन है, तो इसलिए 2 मिलियन का हमने एंट्री पहले ही रिकॉर्ड कर ली। अब जैसे एंट्री रिकॉर्ड की, दूसरी एंट्री साथ ही आपने करनी है इसी को, स्टार्ट ऑफ द ईयर 1 कॉस्ट की एंट्री। अब कॉस्ट कितनी है हमारी, 1.5 मिलियन। अब इसमें कॉस्ट ऑफ सेल भी कॉस्ट पे आएगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, क्योंकि अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं है, और आपकी जो इन्वेंट्री है वो तो होनी ही कॉस्ट पे है, तो इसलिए यहां पर भी डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। तो मैं डेबिट करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्रेडिट करूंगा इसके अगेंस्ट इन्वेंट्री, और ये अमाउंट आएगी 1.5 मिलियन। और नेचुरली इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो मेरा प्रॉफिट आ गया सेल का। अब इसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो इसी साल के शुरू में तीसरी एंट्री क्या होगी, आईडीसी की। ये 20,000 की जो अमाउंट है, लेसर कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द लीज, डीलर लेसर या मैन्युफैक्चरर लेसर के केस में ये एंट्री सीधी चार्ज हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, एसओसीआई में ट्रांसफर हो जाएगी। तो मैं इसको डेबिट कर देता हूँ, एसओसीआई डेबिट कर दें या एक्सपेंस डेबिट कर दें, और क्रेडिट कर दूंगा मैं इसके अगेंस्ट कैश, क्योंकि ये मैं पे कर रहा हूं, और 20,000 की एक्सपेंस पे कर रहा हूं, इसको मैंने पे करना। अच्छा, अब उसके बाद एंड ऑफ द ईयर जब आएंगे, उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम वही है जो पहले पढ़ते आए, बिल्कुल उसमें कोई फर्क नहीं है। अभी सिर्फ मैं सिर्फ 1 साल की एंट्री मुकम्मल करने के लिए 1 साल का सिर्फ आपके सामने स्केड्यूल बना रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर मेरा मकसद क्वेश्चन करना नहीं है, बल्कि उस पॉइंट को समझाना है, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू वाले। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ये डेट या ईयर, और यहाँ पर NIL ब्रॉड फॉरवर्ड, फाइनेंस इनकम, उसके बाद रेंटल्स,
और फाइनली आ जाएगा NIL का क्लोजिंग बैलेंस। ओके, ईयर वन में मुझे बताइए कि कितना NIL है, यह भी हमने कैलकुलेट किया 2 मिलियन। फाइनेंस इनकम एट अ रेट ऑफ 10%। अब मैं 10% यकीनन इस अमाउंट का कैलकुलेट करूंगा, यह आ गया 200,000 और इसमें जो रेंटल पे कर रहा हूं 804,230 वो माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास NIL का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा which is equal to 13,95,770। अब इसकी एंट्री पास कर लें एंड ऑफ ईयर वन। मैं डेबिट करूंगा, अब फाइनेंस इनकम है तो NIL नेट इन्वेस्टमेंट इंग्लिश डेबिट होगी और फाइनेंस इनकम यानी रिसीवेबल बढ़ जाएगा ना मेरा, फाइनेंस इनकम क्रेडिट हो जाएगी कितनी अमाउंट से, 200,000 से। ये फाइनेंस इनकम रिकॉग्नाइज की। उसके बाद साल के एंड पर दूसरी एंट्री रेंटल रिसीव की होगी। जब रेंटल रिसीव करोगे तो कैश डेबिट होगा या बैंक डेबिट होगा और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज जो है वो क्रेडिट होगा। और ये कितना रेंटल मैं रिसीव कर रहा हूं, अब देख सकते हो 804,230, 804,230। यानी आगे जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इनिशियल में आपका थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, ये पहले एग्जांपल 21 का मैंने उतना हिस्सा किया जितना मैं अभी समझाना चाह रहा था, अभी पूरा करने की जरूरत नहीं, आगे वो ट्रीटमेंट है इसलिए उसको नीचे। नेक्स्ट, अब आइएगा जरा दूसरी एग्जांपल विद अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ये देखिए, अब यहाँ पर डेटा में थोड़ा सा फर्क है, बाकी वही रहेगा आपको सामने। प्राइस ऑफ कार इन कैश सेल है 2 मिलियन, कॉस्ट ऑफ कार है 1.5 मिलियन, फाइनेंस ऑप्शन है एनुअल रेंटल 764018 और लीज टर्म है 3 इयर्स। उसके बाद इंटरेस्ट रेट 10%, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 133,100। ये मेरी रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है जिसको अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कर, ठीक है। और उसके बाद लेसर्स कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द लीज। अब इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में 21 में मैं सेम वही कैलकुलेशन लेकर आता हूं। मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। इसमें दो चीजें पहले कैलकुलेट करनी, पहले इसको कैलकुलेट कर लें, इसको कैलकुलेट कर लें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, और इसको मैं ले रहा हूं लीज रेंटल्स। अब यहां जरा क्लियर कर रहा हूं क्योंकि पहले तो एक ही था लीज रेंटल्स, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन यहां पर हम ले आएंगे। लीज रेंटल मेरे कितने हैं, 764018, 764018 इनटू, आगे तो वही आई थिंक 10% और 3 ईयर, 1 minus 1.10 raised to power -3 डिवाइडेड बाय 0.10। जरा प्लीज कैलकुलेट कीजिएगा जो रेंटल आपने पे करने हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है। सर 1.8999, सर 1.9 हो जाएगा। 1.9, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ रेंटल्स आए, ये सिर्फ और सिर्फ रेंटल्स आए। अब मैं दूसरे स्टेप पे क्या कैलकुलेट करूंगा, इधर आइए, ये आ गया 1.9 मिलियन। अब मैं सेकंड स्टेप पे कैलकुलेट करता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू अगर निकालूं तो वो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन के मुताबिक है 133,100। ये 3 साल के बाद मुझे रिसीव होगी 133,100। इसको डिस्काउंटिंग कर देते हैं इनटू 1.10 रेज़ टू पावर -3, क्या वैल्यू आएगी जी? $700,000।
100,000। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा वैल्यूज पुट कैसे करें एक्सेल में। दूसरी वैल्यू आ गई 100,000, उसको जरा मैं बोल्ड कर रहा हूँ, प्रोमिनेंट हो जाए जरा। एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू। अच्छा, अब जिस वक्त मैंने आपको बताया था कि ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर आपका डीलर लेसर के केस में अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आ जाए, तो जो आपने एंट्री करनी है स्टार्ट ऑफ ईयर पर, वो कंबाइन करते हैं। मैं पहले एंट्री कंबाइन कर, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज डेबिट होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होगा, उसके अगेंस्ट क्रेडिट करूंगा सेल्स, उसके अगेंस्ट क्रेडिट करूंगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये चार। अब ये एंट्री मेरी मुकम्मल होगी। अब प्लीज बड़े स्लोली मैं समझाने लगा हूं कि अमाउंट कैसे लेंगे। देखो, नेट इन्वेस्टमेंट लॉजिकली समझना, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, लेसर ने जब लेसी को एक एसेट दिया लीज पर, बेशक 3 साल के बाद उसको वापस भी आ जाएगा, तो लेकिन वो फर्दर उसको लीज पे नहीं दे सकता, लिहाजा उससे जितनी भी लीज उस एसेट से इनकम आएगी वो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज है। एक तो इनकम उसको जनरेट ये होगी कि वो रेंटल पे करेगा, यानी लेसी उसको रेंटल पे करेगा 3 साल तक। फिर यकीनन अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का मतलब ये है कि एसेट वापस आ रहा है और लेसी उसको सेल कर सकता है 133, 100। ये दोनों इनकम उसको मिलेंगे। तो लिहाजा जब नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज में रिकॉर्ड करूंगा, दोनों का सम रिकॉर्ड करूंगा, विच इज इक्वल टू 2 मिलियन एज अ लेसी। ये दोनों मेरी इनकम, ठीक है। अब आइएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, इसके लिए हमने क्या पढ़ा था रूल, या मैं फिर लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स मस्ट बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ये मैं लेस क्यों कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ सेल, लॉजिक क्या है इसको लेस करने की। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, जो गुड्स मैंने सेल की है उसकी कॉस्ट क्या है। मैं सेल कर रहा हूं लेसी को, बहुत केयरफुली मेरे वर्ड्स को देखिए, मैंने सेल किया मिस्टर ए को, लीज पर दिया एसेट, 3 साल लीज पर मैंने लिया, उसके बाद एसेट मुझे वापस आ जाएगा और उससे मैं अर्निंग करूंगा अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू में। तो मेरी सेल वैल्यू जो है वो तो उतनी अमाउंट होगी जितनी मैंने उसको दिया है, लेकिन जो रिकवर हो जाएगी वो उसमें से माइनस होनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी इनकम में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मिस्टर ए से जो मैं अर्न कर रहा हूँ उसमें शामिल नहीं होगा। तो लिहाजा जो मेरी कॉस्ट है, कॉस्ट वो है जितने में मैंने खरीदा था, लेकिन जितनी मुझे रिकवर हो जाएगी उसमें, तो वो मैं क्यों लूं सेल करके, ठीक है। तो लिहाजा कॉस्ट ऑफ सेल में हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट है, जरा क्वेश्चन में देखें 1.5 मिलियन, इसमें से मैं 100,000 लेस कर दूंगा, तो ये 1.4 मिलियन आ जाएगा। इसी तरह सेल का रूल वही है, मैंने क्या बोला था, लोअर ऑफ लीज पेमेंट। अब लीज पेमेंट का मतलब यहां मैंने आपको क्लियरली बताया था लीज रेंटल्स। अब लीज रेंटल कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू 1.9 मिलियन, और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कितना है 2 मिलियन। इनमें से लोअर कौन सी है 1.9 मिलियन, तो मैं यहां 1.9 मिलियन। और इन्वेंट्री तो आनी कॉस्ट पे है, चाहे गारंटीड अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो या ना गिवन हो। ये कॉस्ट जो है इसकी 1.5 मिलियन है। अब आप देख सकते हो कि खुद ब खुद डेबिट और क्रेडिट इसने इक्वल कर दिया, ये 34 यानी 3.4 मिलियन, और यहाँ पे देखिएगा तो 3.4 मिलियन। तो लिहाजा सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट की जाती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। अब जिस वक्त पहला साल मुकम्मल हुआ, अब एंड ऑफ द ईयर में आएंगे। अब यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड हो चुकी है। अब इसमें देखिएगा कोई वो है आपकी आईडीसी, यस, आईडीसी को उसी तरह ट्रीट करना है जैसे पहले किया था। इसको मैं एसओसीआई को डेबिट करूंगा और इसको क्रेडिट कर दूंगा कैश को, और एसओसीआई की जो अमाउंट आ रही है वो 20,000 इस क्वेश्चन में, यानी सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क करके हमने इसको अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू में कन्वर्ट किया था और इसमें कोई फर्क नहीं था। अच्छा, अब जब मैं एंड ऑफ द ईयर आता हूँ, तो एंड ऑफ द ईयर यकीनन यहाँ पर रेंटल मुख्तलिफ है, तो यहाँ पर रेंटल मुख्तलिफ निकलेंगे। इसी को कॉपी करके लाता हूँ और 1 मिनट में सारा सॉल्व हो जाएगा।
इसी को यहाँ कॉपी करता हूँ। अब जरा कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमारा वैल्यू कितनी है, NIL वो तो 2 मिलियन ही है, आप देख सकते हो। इसमें फाइनेंस इनकम भी मेरी 200,000 ही रहेगी 10%, लेकिन रेंटल जो है वो मेरा 764,018 होगा। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ एंट्री चेंज कौन सी करूंगा, ये नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज उसी तरह आएगी। फाइनेंस इनकम क्रेडिट हुई और ये अमाउंट 200,000, इसमें भी कोई फर्क नहीं आया। और एंड ऑफ द ईयर 1, अब मैं दूसरी अमाउंट लूंगा कैश डेबिट जो मुझे रेंटल मिल रहा है, और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज क्रेडिट। और कितना रेंटल में ले रहा हूं, 764,018, ये वही अमाउंट है। ठीक हो गया, ये क्रेडिट साइड पे आप दैट साइड ऑफ द क्वेश्चन। अब इसमें दोनों एग्जांपल में आप फर्क देख लो। ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, यहां पर नो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज गिवन, और सेकंड क्वेश्चन जो है, ये मैंने जो एग्जांपल ली, यहां पर आपने गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज गिवन, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज। अच्छा जी, अब आखिरी बात मैं करूंगा, सिर्फ छोटी सी, कि अब लेसर और डीलर लेसर में फर्क क्या नजर आया, जरा उसकी बात करते हैं, और उसके बाद अटेंडेंस लेकर मैं क्लास खत्म करता हूं। लेसर और डीलर लेसर, ठीक है। सेल्स प्रॉफिट नॉट टू बी रिकॉग्नाइज, लेसर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, डीलर लेसर रिकॉग्नाइज करेगा सेल्स प्रॉफिट, ठीक है। नंबर 2, रेट, यानी रेट क्या अप्लाई होना है, यहां पर रेट इम्प्लिसिट इन लीज अप्लाई करेंगे, डीलर लेसर के केस में हम मार्केट रेट अप्लाई करेंगे। तीसरा, IDC इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, लेसर के केस में एडिड इन NIL, और डीलर लेसर के केस में चार्ज एट एक्सपेंस। ये मैंने आपके सामने एक स्केच बनाया, छोटी सी टेबल है, आप इसको गौर से देख लें कि किस तरह दोनों में फर्क होता है। दिस वन, ठीक हो गया जी। अब जरा मैं अटेंडेंस लगा लूं आप लोगों की, बाकी इसके क्वेश्चंस कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जी, अब्दुल्ला शौकत, अहमद इशफाक, प्रेजेंट, अंसा शफीक, अरसलान जफर, प्रेजेंट, मुनीर, प्रेजेंट, एमन मुजीब, प्रेजेंट सर। शहबार, प्रेजेंट सर। ईमान तारिक, फैज नुमान या फयाज नुमान, जो भी, फहद अहमद ख्वाजा, प्रेजेंट सर, फजर अफजल, गुले राना, प्रेजेंट। हमादुल्ला साजिद, प्रेजेंट सर, हानिया खालिद, हिरा नहीद, जवेरिया जफर, महमूना जुबैर, महविश खान, प्रेजेंट। मिशल जमीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली, मोहम्मद एहतशाम, काजिम रजा, प्रेजेंट, मोहम्मद उस्मान, यस सर, मोहम्मद जकरिया, मुनीबुल हसन,
नवाल फखर, नुमान जावेद, पलवशा महमूद, Present, sir. कुरतुलैन असलम, राबिया साकिब, Present, sir. शाहिद अकरम, Present. सैयदा मासूमा, Present. तहरीम सलमान, उसामा खान, Yes, sir. जुनैर वसीम। Present. अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस ना आई? चलिए, तो जितना लेक्चर है जरा आज इसको रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि कल इसके हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। राइट, थैंक यू जी।